हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा पे और इसमें लेंगे हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करूंगा। स्पेक्ट्रा मींस प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। सबसे पहले मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करूंगा, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस तरह के रहते हैं और कैसे रह सकते हैं ये। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा। देखो, इन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किस तरह से स्पेक्ट्रम बनता है। सपोज मेरे पास में एक एटम है, इसका जो वैलेंस शेल है ये है, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी मिलती है, सपोज मैं इनको हीट एनर्जी देता हूँ या लाइट एनर्जी देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये एक्साइट हो जाएंगे, ये फ्रॉम दिस स्टेट टू सम अदर स्टेट जाएंगे। ये जो स्टेट है इनका नेटिव स्टेट, यानी इनका जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल है, जिसको मैंने वैलेंस शेल कहा फिलहाल, ठीक है, उसको कहूँगा मैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली है एटम में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर मैं इनको एनर्जी दे दूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। मान लीजिए इस एनर्जी लेवल से इस दूसरी एनर्जी लेवल में, लेकिन ये कब जाएंगे, जब हम इनको एनर्जी देंगे। और इस एनर्जी लेवल को बोलूँगा मैं, ये है एक्साइटेड स्टेट, यानी हायर एनर्जी लेवल। अभी एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, जिस हिसाब से हम एनर्जी देंगे इनको। सपोज मैं इनको देता हूँ लाइट एनर्जी। क्या देता हूँ? लाइट एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे लाइट एनर्जी की। मैं इनको रेडिएशन देता हूँ, लाइट एनर्जी देता हूँ। और कौन सी रीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे? अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन में ये एक्साइटेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वो डिस्कस किया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 थी और इसकी एनर्जी E2 हो गई, है ना। यहाँ से यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, ये पहले यहाँ था फिर इधर। लेकिन किससे गया है? इसने लाइट एनर्जी, मैं बोलूँगा लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट, ठीक है। अब ये कितनी एनर्जी लगी इसको, वो जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आया ना। यानी इसमें एनर्जी चेंज कितना आया। एनर्जी चेंज कैसे दिखाते हैं हम? डेल्टा ई से। डेल्टा ई मीन्स हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। समझ में आया ना। ये एनर्जी लेवल कैसे इसने क्रॉस की? जब इसने लाइट एब्जॉर्ब की। इसका मतलब जो इसने लाइट एब्जॉर्ब की, ये जो डेल्टा ई है ये उस लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना फ्रीक्वेंसी होगा उसी हिसाब से ये एनर्जी डिफरेंस बनेगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी डिफरेंस कम। या मैं बोलूँगा डेल्टा ई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H, यहाँ पे म्यू। इसको बोलते हैं हम, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आया। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस एनर्जी डिफरेंस की जो एनर्जी है वो बराबर होगी H म्यू के। और H म्यू मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी पार्टिकल ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन एक पैकेट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जितना उस पैकेट का एनर्जी होगा उसी हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी तो ज़्यादा ऊपर जंप करेगा, कम एनर्जी होगी तो कम ऊपर जंप करेगा। तो अब आप ये याद रखेंगे, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये H म्यू के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे और एक बात, सपोज़ ये जो लाइट दी ना मैंने, सपोज़ ये विजिबल लाइट थी, सपोज़ बोल रहा मैं। अब इस विजिबल लाइट में डिफरेंट कलर्स रहते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स रहते हैं। समझ में आया ना। या मैं बोलूँगा इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहती है। ये फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5। क्लियर। ये जब इस सैंपल पे दी मैंने, तो इस रेडिएशन में से कोई एक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। कौन सी रेडिएशन? जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस एनर्जी डिफरेंस से मैच करती है, यानी इसके बराबर हो। सपोज़ ये μ2 थी, μ2 इसने एब्जॉर्ब की, यानी μ2 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब जो बाकी रेडिएशंस है वो सीधी निकल गई। क्लियर। समझ में आया ना। यानी μ1 निकल गया, μ3 निकल गया, μ4 निकल गया,
μ5 निकल गया, क्लियर। लेकिन μ2 एब्जॉर्ब हो गया। अब अगर हम इस रेडिएशन, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की इसने, इसकी हम स्टडी करेंगे, या हम ये देखेंगे कि इसने कितनी रेडिएशन हमने डाली, उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हो गई, उसको अगर हम स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो इसको मैं बोलूँगा ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या है ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये मैं एटम्स की बात करता हूँ। तो एटम्स में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा वो ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। उसमें सभी ये जो रेडिएशंस है, जैसे रेडिएशन 5, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 3 एंड फ्रीक्वेंसी 1, दे विल शो सम वाइट लाइंस जब वो ब्लैक बैकग्राउंड पे पड़ेंगी। लेकिन एक रेडिएशन गायब है यहाँ पे, तो यहाँ पे डार्कनेस हमें दिखेगी, यानी डार्क स्पॉट आएगा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं दूसरे तरह की स्पेक्ट्रम की। सपोज़ जो आम तौर पर एटम्स में इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं हम, ये मैंने एब्जॉर्प्शन की बात की, अब हम बात करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम की। किसकी? इमिशन की, इमिशन स्पेक्ट्रम। मान लीजिए यही एटम्स लिए मैंने, यही एटम लिया, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरह से मैंने एनर्जी दे दी, सपोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आया? ये फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फिर से यहाँ चले जाएंगे ऊपर, एक्साइट हो जाएंगी। इस बार हमने लाइट नहीं दी, हम हीट दे रहे हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, या कोई दूसरा एनर्जी सोर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये लाइट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, यानी ये ग्राउंड स्टेट से, अपने नेटिव स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी पहले अपने घर में था, अब दूसरे के घर पे गया। लेकिन इस एक्साइटेड स्टेट में एटम या इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल नहीं रहते, इसलिए ये कोशिश करेंगे वापस आने की, यहाँ से यहाँ वापस आने की। यहाँ से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, अब जब ये वापस आएगा इसको इतनी एनर्जी वापस देनी पड़ेगी, जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी वो वापस छोड़नी पड़ेगी, तभी ये वापस आएगा, यानी अपने पास एनर्जी नहीं रख सकता। अब ये जो एनर्जी देगा ये इन द फॉर्म ऑफ हीट भी दे सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी दे सकता है। अगर इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिया, यानी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन दिया, और ये जो रेडिएशन यहाँ से निकलती है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज फ्रीक्वेंसी x, वो हम चेक करेंगे। हम इसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे डालेंगे, जो यहाँ से लाइट निकलती है, हम देखेंगे कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी इसने इमिट की। अब ये जो स्टडी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस कर रहे हैं हम फ्रॉम द सैंपल, इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस बनेगा वो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम, जबकि ऊपर जो हमने बात की वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइट हम यहाँ से देते हैं, वो उसमें से सैंपल कुछ एब्जॉर्ब करता है और बाकी वापस छोड़ देता है। तो वहाँ पे हर जगह पे आपको वाइट लाइन्स दिखेंगी, लेकिन उन जगहों पे जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गई उनकी जगहों पे आपको डार्क स्पॉट्स दिखेंगे। समझ में आया? अब अगर आप यहाँ पे लेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम में, इमिशन स्पेक्ट्रम में हम यहाँ से लाइट नहीं देते, बल्कि हम किसी और फॉर्म में इसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद में ये जो मॉलिक्यूल है, या मॉलिक्यूल ने एटम की बात कर रहा हूँ, एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और कुछ देर के बाद में वापस आते हैं, और इन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट देंगे तो कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट देते हैं। अगर इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिया, वो लाइट जो दी उन्होंने, अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की है, अगर हम इसको एक ब्लैक बैकग्राउंड पे, यानी ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट पे डालेंगे, तो आपको कुछ जगहों पे ऐसे वाइट लाइन्स दिखेंगे। वाइट लाइन्स क्यों दिखेंगे? ये जो वाइट लाइन्स आपको दिख रहे हैं, दीज लाइन्स आर एक्चुअली द लाइन्स ऑफ दोज लाइट्स या रेडिएशंस विच आर इमिटेड बाय दिस सैंपल। समझ में आया? याद रखना, एटम का जो स्पेक्ट्रम रहता है ये लाइन स्पेक्ट्रम रहता है, ये क्लियर लाइन्स देता है आपको, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और वही वापस डी एक्साइट होते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट समझ में आया? तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना। और इस लाइट की एनर्जी किसके बराबर रहती है? h म्यू के बराबर। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। समझ में आया? क्लियर? अब चलो हम दूसरा कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है।